वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए MGT 613 के लेक्चर नंबर 11 से लेकर 20 तक करवाए जा रहे हैं। मिड टर्म के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले कि प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन। सो प्रोडक्ट और जो सर्विस डिज़ाइन है ये मिलके जो है वो फॉर्म करते हैं बेसिस जो है वेरी बेसिस जो है डिज़ाइन एस्पेक्ट की जो है ऑपरेशंस के। और इम्पोर्टेंस जो है प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन का सो ये प्ले करता है स्ट्रेटेजिक रोल जो है हेल्प करने में ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अचीव कर सके उसका जो गोल्स हैं उसको। और जो मेजर फैक्टर हैं डिज़ाइन स्ट्रेटजी में उसमें कॉस्ट आ जाता है, क्वालिटी भी आ जाती है, टाइम टू मार्केट है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कॉम्पिटिटर्स के ऊपर होता है। प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो ट्रांसलेट करना कस्टमर की नीड्स और वांट को प्रोडक्ट और सर्विस में, यानी कि जो भी नीड और वांट है उसके मुताबिक प्रोडक्ट की और सर्विस की रिक्वायरमेंट को मतलब ये सोचा जाए कि प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट वही है जो कस्टमर की नीड और वांट है। और रिफाइन किया जाए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस को, डेवलप किया जाए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस को, और फॉर्मुलेट किया जाए क्वालिटी गोल्स को। और जो रीज़न है प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन के, सो एक ऑर्गेनाइजेशन जो वो लेती है दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल रीज़न डिज़ाइन करने के लिए एक न्यू प्रोडक्ट और सर्विस या फिर रीडिज़ाइन करना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। और जो रीज़न है वो जो है प्राइमरी रीज़न होते हैं डिज़ाइन प्रोसेस के लिए। पहला होता है इकोनॉमिक और दूसरा होता है सोशल एंड डेमोग्राफी। इसके अलावा पॉलिटिकल, लाइबिलिटी और लीगल भी आ जाता है। जो ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन के, प्राइमरी फोकस जो होता है डिज़ाइन करने के लिए न्यू प्रोडक्ट या सर्विस वो होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। साथ में सेकेंडरी फोकस जो होता है इम्प्रूव फंक्शन के ऊपर होता है प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, इंक्रीज़ होना रेवेन्यू या प्रॉफिट में, क्वालिटी होना रिडक्शन इन कॉस्ट के साथ। और जो करंट ट्रेंड है डिज़ाइन करने के लिए प्रोडक्ट वो क्या है, अटेंशन स्पेशल दी जाए प्रोडक्ट सर्विस की जो विजुअल अपीयरेंस है उसको, और ईज़ होना प्रोडक्शन या असेंबली का, साथ में ईज़ होना मेंटेनेंस या सर्विस का, यानी कि आसानी होना इनके अंदर। और जो स्टेप्स होते हैं डिज़ाइन प्रोसेस में, पहला उसमें जो है वो मोटिवेशन है, सिमराज जो है वो अचीवमेंट होना गोल्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और कस्टमर जारी बात है डिज़ाइन प्रोसेस जो है कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता जो कस्टमर का इनपुट है उसके बगैर। और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो ये जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं या डिवीजन होती है, जनरेट करते हैं न्यू आइडियाज़ जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, या फिर सिंपली जो न्यू आइडियाज़ होते हैं न्यू प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो डिज़ाइन प्रोसेस जो होता है अक्सर कंपेल करता है कंपनी को कि डिसमिनेट करें, इंस्पेक्ट करें कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट। फोरकास्ट डिमांड की हम बात करें, सिमरात डिमांड होती है कंपनी की न्यू प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। मैन्युफैक्चरेबिलिटी की हम बात करें, सिमरात ईज़ होती है, ईज़ ऑफ फैब्रिकेशन है या फिर असेंबली ऑफ अ प्रोडक्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है कॉस्ट, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी भी। जनरल कंसिडरेशंस की हम बात करें तो डिज़ाइन प्रोसेस रिक्वायर करता है डिज़ाइन, प्रोडक्शन या ऑपरेशन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के वर्क करें क्लोजली एक दूसरे के साथ मिलकर। उसके अलावा लीगल, एथिकल और एनवायरमेंटल इशू की हम बात करें सो ऑपरेशन लीगल की हम बात करें तो ऑपरेशन मैनेजर को जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए, मतलब वो उनकी एबिलिटी होना चाहिए कि वो लीगल एनवायरनमेंट को समझ सकें जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रही है। लीगल से मुराद जाहिर बात है जो भी लॉज होते हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर, लॉज एंड रेगुलेशंस वगैरह आ जाती हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की होती है। एथिकल की हम बात करें तो जाहिर बात है जो भी एथिकल है एथिक्स के दायरे में रह के काम करें, अनएथिकल बिहेवियर को ना शो किया जाए। एनवायरमेंटल इनकी बात करें तो ऑपरेशन मैनेजर को जो है वो वर्क करना चाहिए सेम एनवायरमेंटल लॉज के अंदर। और उसके बाद ये कि डिज़ाइनर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस शुड एडहेयर टू गाइडलाइंस, यानी कि गाइडलाइन से जुड़े रहना चाहिए। सो प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए गोल्स के साथ कंपनी के, और कस्टमर को वो वैल्यू दें जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। और उसके अलावा हेल्थ और सेफ्टी को प्राइमरी कंसर्न के तौर पर देखें, कंसिडर करें पोटेंशियल हार्म जो कि एनवायरनमेंट के लिए है। और क्रिटिकल इश्यूज जो है प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी होता है कि डिसाइड करे कुछ क्रिटिकल इश्यूज़ के बारे में डेवलप करने में उसके प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन जो है। पहला है कि कितनी स्टैंडर्डाइजेशन का होना, इसके अलावा प्रोडक्ट और सर्विस रिलायबिलिटी, इसके अलावा रेंज होना ऑपरेटिंग कंडीशंस का, इसके अलावा प्रोडक्ट और सर्विस लाइफ साइकिल्स। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो सिमरात ये कि किस हद तक जो है एब्सेंस है वैरायटी की प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस के अंदर। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है वो इमीडिएटली अवेलेबल होती हैं कस्टमर्स को। एडवांटेजेस की हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की, सो फ्यूअर पार्ट्स जो है वो
डील किए जाते हैं इन्वेंट्री के अंदर, और जो मैन्युफैक्चरिंग है डिज़ाइन कॉस्ट जो जनरली लो है, रिड्यूस्ड ट्रेनिंग कॉस्ट और टाइम का होना, और ऑर्डर फाइलेबल फ्रॉम इन्वेंट्री, कोई यानी कि कोई ज़रूरत नहीं होती कि कैरी किया जाए एक्स्ट्रा स्टॉक लेवल। अपॉर्चुनिटीज़ होती है लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स और ऑटोमेशन के लिए, और नीड होती है फ्यूअर पार्ट्स जस्टिफाई, जो कि करता है इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर जो है परफेक्टिंग करने के ऊपर, डिज़ाइन और इम्प्रूव करना क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। सो जो डिसएडवांटेजेस है, नुकसान है, वो क्या है कि डिज़ाइन जो फ्रोजन हो सकता है, स्टैंडर्डाइज होगा तो हाई कॉस्ट होगी डिज़ाइन चेंजेस की, वो इंक्रीज़ करता है रेजिस्टेंस इम्प्रूवमेंट। जारी बात है जब हाई कॉस्ट हो जाएगी डिज़ाइन चेंज में, तो उससे फिर इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकेंगी उस तरह से, रिडक्शन हो जाएगी फिर वैरायटी के अंदर, ये भी होगा। मास कस्टमाइजेशन की बात करें तो एक स्ट्रेटजी होती है प्रोड्यूस करने की स्टैंडर्डाइज गुड्स और सर्विस की, और प्रोडक्ट और सर्विस रिलायबिलिटी की बात करें, रिलायबिलिटी की से मुराद ये होती है एबिलिटी होती है प्रोडक्ट पार्ट या सिस्टम की को परफॉर्म करे उसका इंटेंडेड फंक्शन। फेलियर की बात करें ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर प्रोडक्ट पार्ट सिस्टम जो है वो परफॉर्म नहीं करता जिस तरह उसको करना चाहिए। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन की बात किया है, सो सेट ऑफ कंडीशन जिसके अंदर आइटम जो है रिलायबिलिटी उसकी स्पेसिफाइड होती है। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस की हम बात करें, सो नॉर्मली जो है वो इंटेल करती है कुछ फेजेस, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी होती है, सैचुरेशन, और फिर आखिर में डिक्लाइन हो जाता है। डिज़ाइन स्ट्रेटजी की बात करते हैं अगर हम, तो इसका जो एक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, अचीव करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन, साथ में जो रीजनेबल प्रॉफिट का भी होना, प्रॉफिट भी जारी बात है हासिल किया जाए, और कुछ इस तरीके से होना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ है उससे आगे ना जा सके। रॉबस्ट डिज़ाइन की बात करें, एक ऐसा डिज़ाइन जो कि नतीजा होता है प्रोडक्ट या सर्विस में जो कि फंक्शन करती है ओवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ कंडीशन। टागुची अप्रोच जो है रॉबस्ट डिज़ाइन की, इसकी हम बात करें तो गेनिची टागुची जो कि एक जापानीज मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हैं, इन्होंने पायनर किया और चैंपियन किया एक कॉन्सेप्ट जो है रिडक्शन होना वेरिएबिलिटी फैक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। और टागुची अप्रोच के साथ हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं फैक्टर्स जो कि कंट्रोलेबल हैं, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, और जो कंट्रोलेबल नहीं हैं, ऑप्टिमल लेवल के साथ जो कि रिलेटिव है मेजर प्रोडक्ट एडवांसेस के। सो जो फेजेस हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जब वो कैरी आउट कर रही है डिज़ाइन जो प्रोडक्ट का, जो कि तो वो गुजरती है कुछ इन फेजेस से। पहले आइडिया जनरेशन होता है, आइडिया आता है, फिजिबिलिटी एनालिसिस होता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होती है, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन होती हैं, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट होती है, डिज़ाइन रिव्यू होता है, मार्केट टेस्ट होता है, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन होती है, फॉलोअप इवेल्यूशन होता है। कॉन्करेंट इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सो ये इसमें होता क्या है कि इसके ज़रिए मिलाया जाता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन और जो मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल होती है। कॉन्करेंट इंजीनियरिंग के जो एडवांटेजेस हैं वो ये कि मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल जो है वो कर सकते हैं आइडेंटिफाई जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ है, और अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ जो है डिज़ाइन के लिए या फिर प्रोक्योरमेंट जो है क्रिटिकल टूलिंग का, और अर्ली कंसिडरेशन जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी की एक पार्टिकुलर डिज़ाइन की या फिर पोर्शन जो एक डिज़ाइन की। कंकरेंट इंजीनियरिंग के जो डिसएडवांटेज हैं वो ये कि लॉन्ग स्टैंडिंग एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज होना डिज़ाइन और जो मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान, वो जो है डिफ़िकल्ट हो सकता है कि उसको ओवरकम किया जाए, और लाजमी तौर पे होती है एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी अगर प्रोसेस जो है वो है कि वर्क किया जाए। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की बात करें तो ये जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है यूज़ करते हुए कंप्यूटर ग्राफिक्स का इंक्रीज़ करता प्रोडक्टिविटी जो है डिज़ाइनर की 3 to 10 टाइम्स, 3 से 10 गुना तक क्रिएट करता है। एक डेटाबेस जो है मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के ऊपर प्रोवाइड करता है पॉसिबिलिटी जो है इंजीनियरिंग की और कॉस्ट एनालिसिस की जो है प्रपोज डिज़ाइन के ऊपर। मॉड्यूलर डिज़ाइन की हम बात करें तो ये जो है सीरीज़ है एक फॉर्म है स्टैंडर्डाइजेशन की, जिसके अंदर कंपोनेंट पार्ट्स जो है वो सब डिवाइड होते हैं मॉड्यूल्स के अंदर, जो कि इजीली रिप्लेस या इंटरचेंज होते हैं। सर्विस डिज़ाइन की बात किया ये एक्ट है और सर्विस डिलीवरी सिस्टम है जो कि फोकस करता है फैसिलिटीज़ के ऊपर, प्रोसेसेस के ऊपर, स्किल्स के ऊपर। अब गुड सर्विस स्पेक्ट्रम की बात करें तो ऑपरेशन मैनेजर जो है वो अक्सर
ऑफन एंड अप आंसरिंग, अक्सर वो एंड अप होते हैं आंसर देते हुए कि क्या सर्टेन एक्टिविटी जो है वो फॉल करती है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंडर या फिर सर्विस जो डेवलपमेंट है। अब जो डिफरेंस है प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन के दरमियान, प्रोडक्ट्स टेंजिबल होती हैं, फिजिकली तौर पे हम इनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। सर्विसेज जो वो इंटेंजिबल होती हैं। सर्विसेज जो वो बनाई जाती है और डिलीवर की जाती है उसी टाइम पे जब कस्टमर सामने मौजूद होता है ना, जैसे कि हेयर कट है, कार वॉश है। और सर्विसेज जो है वो हाईली विजिबल जो है होती हैं कस्टमर्स को और शुड बी डिज़ाइन, यानी कि वैसे तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई फिजिकल एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन सर्विसेज जब की जाती हैं तो दिख जाता है ना। जैसे हेयर कट हो रहा है वो भी दिख रहा है कि सर्विस कैसी की है, कार वॉश करवाया है वो भी दिख रहा है कि किस तरह की सर्विस की है। और सर्विस को जो है इन्वेंट्री के तौर पे नहीं रखा जा सकता, कहीं पे स्टोर नहीं करके रख सकते। फेजेस जो होते हैं सर्विस डिज़ाइन में, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइज करना, फिर आइडेंटिफाई करना, सर्विस पैकेज कंपोनेंट डिटरमाइन करना, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन ट्रांसलेट करना, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन को डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में ट्रांसलेट करना, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को डिलीवरी स्पेसिफिकेशन में। सर्विस ब्लू प्रिंटिंग की बात करें तो ये मेथड है यूज़ किया जाता है सर्विस डिज़ाइन में डिस्क्राइब करने के लिए, एनालाइज करने के लिए एक प्रपोज सर्विस। करेक्टरिस्टिक्स जो वेल डिज़ाइन सर्विस सिस्टम की वो ये कि कंसिस्टेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ एज वेल एज द मिशन, और ये यूज़र फ्रेंडली हो, रोबस्ट हो, इजी टू सस्टेन हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और वैल्यू लेकर आए कस्टमर तक। हाउस ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं तो ये जो है ये जो इट मेक्स लॉट मोर सेंस के इंट्रोड्यूस किया जाए कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन के अंदर। रिलायबिलिटी की बात करें तो जाहिर बात है सिमरात एबिलिटी होती है प्रोडक्ट की, पार्ट की, सिस्टम की, कि वो परफॉर्म करे उसका इंटेंडेड फंक्शन जो उसको करना चाहिए। फेलियर की बात करें तो जाहिर बात है फेलियर तभी होता है कि वो परफॉर्म ना करे प्रोडक्ट जो है जैसा कि इंटेंडेड है, जो उसको करना चाहिए। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करें तो सेट ऑफ कंडीशन जिसके अंदर आइटम की रिलायबिलिटी स्पेसिफाई होती है। मेजरिंग रिलायबिलिटी की बात करें सो रिलायबिलिटी को मेजर किया जा सकता है इफेक्टिवली तौर पर भी यूज़ करते हुए कॉन्सेप्ट ऑफ चांस या फिर प्रोबेबिलिटी। रिलायबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बेसिक की बात किया है, प्रोबेबिलिटी जो है वो यूज़ की जाती है एक्सप्लेन करने के लिए रिलायबिलिटी देखते हुए जो है फैक्ट जो कि प्रोडक्ट या सिस्टम जो है वो फंक्शन करेंगे जब एक्टिव हो। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सो इक्विपमेंट फेलियर और इसी के साथ साथ प्रोडक्ट फेलियर जो है वो हो सकता है इस पैटर्न के अंदर। इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी की बात करें सो हमें जो डेवलप करना चाहिए एबिलिटी कि अंडरस्टैंड कर सकें इंपॉर्टेंस जो रिलायबिलिटी की, और एट द सेम टाइम आइडेंटिफाई करें वेज जिसके अंदर रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। कैपेसिटी प्लानिंग की बात की जाए तो कैपेसिटी अपर लिमिट या फिर सीलिंग होती है ऑन द लोड जो कि एक ऑपरेटिंग यूनिट हैंडल कर सकता है। इंपॉर्टेंस जो है कैपेसिटी डिसीजन की सो ये जो इम्पैक्ट करता है एबिलिटी के पूरा किया जाए फ्यूचर डिमांड्स, अफेक्ट करता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ये डिसीजन जो है अक्सर एक्ट करते हैं एज अ मेजर डिटरमिनेंट जो है इनिशियल कॉस्ट के, और इसमें जो है वो शामिल है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो डिज़ाइन कैपेसिटी जो मैक्सिमम आउटपुट रेट है या फिर सर्विस कैपेसिटी है, और ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी या फिर ऑपरेशन जो है वो डिज़ाइन किया जाता है इफेक्टिव कैपेसिटी के लिए, और एक्चुअल आउटपुट जो है वो रेट होता है आउटपुट का जो कि एक्चुअली अचीव हुआ और एक्सीड नहीं कर सकता इफेक्टिव कैपेसिटी को। अब जो डिटर्मिनेंट्स है इफेक्टिव कैपेसिटी के फैसिलिटीज़ हैं, जो डिज़ाइन ऑफ फैसिलिटीज़ है इसमें शामिल है साइज़, और इसी के साथ साथ जो प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन है। प्रोडक्ट और सर्विस फैक्टर्स का जो है वो ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस होता है कैपेसिटी के ऊपर, और प्रोसेस फैक्टर्स से मुराद क्वालिटी और क्वांटिटी और क्वालिटी रिक्वायरमेंट है एक का प्रोसेस की, और ह्यूमन फैक्टर में शामिल है स्किल, क्राफ्ट्समैनशिप, ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन हैंडल करने के लिए किसी भी जॉब को। ऑपरेशनल फैक्टर जो होते हैं इफेक्टिव कैपेसिटी के हवाले से सिमरात ये होता है कि स्केजुलिंग करना, लेट डिलीवरीज, एक्सेप्टेबिलिटी होना परचेज मटेरियल का, पार्ट्स, इसके अलावा क्वालिटी इंस्पेक्शन, कंट्रोल प्रोसीजर्स और इन्वेंट्री प्रॉब्लम। सप्लाई चेन फैक्टर जो रिलेट करते हैं किसी भी शॉर्ट कमिंग के साथ सप्लायर के लिए। एक्सटर्नल फैक्टर में शामिल है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, सेफ्टी रेगुलेशन, यूनियंस, पॉल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी प्लानिंग की बात करें तो कैपेसिटी स्ट्रेटजी जो होती है लॉन्ग टर्म डिमांड के लिए
जो कि फोकस करती है डिमांड पैटर्न के ऊपर और वो लेती है ग्रोथ रेट और वेरिएबिलिटी को। और फैसिलिटीज़ जो कि फोकस करती हैं कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के ऊपर और ऑपरेटिंग के ऊपर। और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो रिलेट करती है रेट के साथ, और जो डायरेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजेस है, और बिहेवियर ऑफ कॉम्पिटिटर भी आ जाता है इसमें। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की अगर हम बात करें, सो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो है वो कॉन्सेप्ट बताता है कि एवरेज यूनिट कॉस्ट जो होती है गुड या सर्विस की रिड्यूस की जा सकती है इंक्रीज करने से आउटपुट रेट, जब आउटपुट रेट बढ़ा तब। जबकि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ये बताता है ऐसा केस जहाँ पर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होती है जैसे जैसे फैसिलिटी साइज जो है वो बढ़ती जाती है। प्लानिंग सर्विस कैपेसिटी की बात करें, सर्विस जो है वो डिफरेंट है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कैन बी इन्वेंट्री। सो सर्विसेज जो है उनको हम नहीं सेव कर सकते, जबकि मैन्युफैक्चरिंग की हुई प्रोडक्ट्स को हम कर सकते हैं। अजम्पशन जो है कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस के, सो इसमें कि एक ही प्रोडक्ट शामिल होती है और हर चीज़ जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है सोल्ड की जा सकती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो सेम है रिगार्डलेस के जो वॉल्यूम है, और फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती वॉल्यूम के साथ। रेवेन्यू पर यूनिट कांस्टेंट रहता है वॉल्यूम के साथ, और रेवेन्यू पर यूनिट एक्सीड कर जाता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो मैथमेटिकल टेक्निक जो है वो यूज़ की जा सकती है एवेल्यूएट करने के लिए अल्टरनेटिव, और वो ये कि कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप, फाइनेंशियल एनालिसिस, डिसीजन थ्योरी और वेटिंग लाइन एनालिसिस। कैश फ्लो की बात करते हैं तो डिफरेंस होना है कैश जो रिसीव किया गया सेल्स से और जो दूसरे रिसोर्सेज से, और जो कैश आउटफ्लो होना लेबर, मटेरियल, ओवरहेड और टैक्सेस के लिए। प्रेजेंट वैल्यू की बात करें, सम जो है करंट वैल्यू के अंदर फ्यूचर कैश फ्लो का एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के। प्रोसेस सिलेक्शन की बात की जाए, ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल जो है ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर, प्रोडक्शन के और ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम के। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग की हम बात करें तो प्रोसेस सिलेक्शन जिससे मुराद वे होता है एक ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करती है प्रोड्यूस करने के लिए उसकी प्रोडक्ट या सर्विस। रीजंस जो होते हैं टू मेक और बाय, 6 रीजंस हैं। एक अवेलेबल कैपेसिटी है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इक्विपमेंट है, नेसेसरी स्किल्स, टाइम, सो अक्सर जो ये सेंसिबल है कि प्रोड्यूस किया जाएगा आइटम या फिर परफॉर्म किया जाए सर्विस इन हाउस। क्वालिटी कंसिडरेशन की हम बात करें तो फर्म जो कि स्पेशलाइज करती है वो यूजुअली तौर पर ऑफर कर सकती है हाई क्वालिटी उन और इसके मुकाबले में क्या ऑर्गेनाइजेशन खुद से अटेंड करे। नेचर ऑफ डिमांड की बात करें तो जो जब डिमांड जो एक आइटम के लिए हाई होती है और स्टेडी होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटर ऑफ होती है। और कॉस्ट की बात करें तो कोई भी कॉस्ट सेविंग जो है वो अचीव होती है बाइंग करने से या फिर मेकिंग करने से, मस्ट भी उसको वेट किया जाए प्रीसीडिंग फैक्टर्स के अगेंस्ट। और रिस्क की बात करें तो आउटसोर्स करना या बाय करना सर्विसेज वो कैरी करता है रिस्क, उसमें रिस्क जो है वो जाहिर बात है शामिल होता है। एक्सपर्टीज़ की हम बात करें तो अगर एक फर्म के पास एक्सपर्टीज़ की कमी है सो बाइंग जो है वो रीजनेबल अल्टरनेटिव हो सकता है। टाइप ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो कंटिन्यूस प्रोसेसिंग है, और उसमें रेपिटेटिव प्रोसेसिंग आ जाती है, और इंटरमिटेंट प्रोसेसिंग के अंदर बैच प्रोसेसिंग और जॉब शॉप आ जाती है। ऑटोमेशन की बात करें तो इसमें कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन है, रोबोट है, मैन्युफैक्चरिंग सेल है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी आ जाते हैं। कंटिन्यूस और सेमी कंटिन्यूस ऑपरेशंस की बात करें तो एक सिस्टम जो कि प्रोड्यूस करता है हाईली यूनिफॉर्म प्रोडक्ट, या फिर कंटिन्यूस सर्विसेज अक्सर जिसको परफॉर्म किया जाता है मशीन से, और प्रोसेसिंग ऑफ केमिकल, फोटोग्राफिक फिल्म, न्यूज़ प्रिंट और ऑयल प्रोडक्ट्स वगैरह। रेपिटेटिव प्रोसेसिंग की बात करें तो एक प्रोडक्शन सिस्टम जो कि रेंडर करता है एक या बहुत ही कम जो है हाईली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट या सर्विस। और उसके बाद ये कि इंटरमिटेंट प्रोसेसिंग, एक सिस्टम जो कि प्रोड्यूस करता है लोअर वॉल्यूम जो है आइटम्स के या सर्विस के, और ग्रेटर वैरायटी के साथ प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स की। सो बैच प्रोसेसिंग की बात की जाए तो एक सिस्टम जिसमें यूज़ किया जाता है
यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए मॉडरेट वॉल्यूम्स जो सिमिलर आइटम्स का, जैसे कि पेंट्स है, आइसक्रीम है, कैंट वेजिटेबल्स है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, टेक्स्ट बुक और यूज़र मैनुअल्स वगैरह। जॉब शॉप की बात की जाए, एक ऐसा सिस्टम जो कि रेंडर करता है यूनिट या फिर जो स्मॉल लॉट प्रोडक्शन है या फिर जो सर्विस है जो कि सर्विस साथ में जो कि वेरी कर रही है स्पेसिफिकेशन के कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग। ऑटोमेशंस की अगर हम बात करते हैं तो मशीनरी जिसकी जो है वो सेंसिंग और कंट्रोलिंग डिवाइसेस है जो कि एनेबल करता है उसको कि वो ऑपरेट करे ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है द यूज़, उसमें क्या है कि यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का प्रोसेस कंट्रोल में और न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन जो कि परफॉर्म करती है ऑपरेशन फॉलो करते हुए मैथमेटिकल प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। रोबोट भी जाहिर बात है आज के दौर में देखते हैं तो रोबोट काफ़ी कॉमन हमें होते दिखाई दे रहे हैं। एक मशीन जो जिसके अंदर मैकेनिकल आर्म है, जाहिर बात है पावर सप्लाई और कंट्रोलर भी होता है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की बात करते हैं सो मैन्युफैक्चरिंग सेल एक या जो फ्यू एनसी मशीन्स हैं जो कि प्रोड्यूस करती है वैरायटी ऑफ पार्ट। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जो ग्रुप ऑफ मशीन होता है डिज़ाइन किया जाता है हैंडल करने के लिए इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट और प्रोड्यूस करता है वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। इसके अलावा डिज़ाइन किया जाता है हैंडल करने के लिए इंटरमीडिएट प्रोसेसेस और ऑफर करता है ये रिड्यूस लेबर कॉस्ट, यानी कि कमी होना, लेबर कॉस्ट के अंदर भी कमी आती है, क्वालिटी के अंदर कंसिस्टेंसी होती है, हायर फ्लेक्सिबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड ऑटोमेशन उसके मुकाबले में। नुकसान ये कि रिक्वायर करता है लॉन्गर टाइम, ज़्यादा टाइम रिक्वायर करता है प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए और हैंडल कर सकता है सिर्फ नैरो रेंज ऑफ पार्ट वैरायटी जो है। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेल, अच्छा ये पहले भी आ गया है कि वन और अ फ्यू एनसी मशीन जो कि प्रोड्यूस करती वैरायटी ऑफ पार्ट। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ मशीन होता है जिसको डिज़ाइन किया गया है हैंडल करने के लिए इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट और प्रोड्यूस करता है वैरायटी जो है सिमिलर प्रोडक्ट्स की। नुकसानात इसके ये कि रिक्वायर करता है लॉन्गर टाइम जो है प्लानिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए और हैंडल कर सकता है नैरो रेंज ऑफ पार्ट्स वैरायटी। ऑपरेशंस स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस सिलेक्शन। अब ऑपरेशन स्ट्रेटजी जो है प्रोसेस सिलेक्शन के हवाले से, ऑपरेशन स्ट्रेटजी की जो है वो क्वालिटी है और फाइन ट्यून होने की जब कभी भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं एक न्यू आइडिया प्रोसेस सिलेक्शन, जब कभी हम डिस्कस करते हैं न्यू आइडियाज़ तो प्रोसेस सिलेक्शन जो है वो भी डिफरेंट नहीं है और हम जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं प्रोसेस सिलेक्शन बेस ऑपरेशन स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से कि हायर करें और प्रमोट करें मैनेजर को जिनके पास टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स दोनों हैं। इंजीनियर फेल होते हैं मैनेजरियल स्किल्स में, जबकि मैनेजर जो है जाहिर बात है रिलाई करते हैं इंजीनियर्स के ऊपर। सो दोनों ऐसे मैनेजर्स को जाहिर बात है हायर और प्रमोट किया जाए इनका टेक्निकल स्किल्स भी हो मैनेजरियल स्किल्स भी हो। और फ्लेक्सिबिलिटी का होना एज अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के इनकॉर्पोरेट हो सके तमाम लेवल्स के ऊपर। जुडिशियस यूज़ होना ऑटोमेशन का, क्योंकि जो अननेसेसरी ऑटोमेशन है वो सबब बनती है और कॉस्ट में इजाफा होने का। अब जो बेसिक लेआउट टाइप्स उसमें प्रोडक्ट सर्विस लेआउट है, प्रोसेस लेआउट है, फिक्स पोजीशन लेआउट और हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट लेआउट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं? सो प्रोडक्ट लेआउट जो यूज़ किया जाता है इनको अचीव करने के लिए स्मूथ और रैपिड जो फ्लो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विसेज का कस्टमर्स का एक सिस्टम के ज़रिए और वर्क जो है वो डिवाइड किया जाता है सीरीज़ के अंदर स्टैंडर्डाइज टास्क के। और इसके अलावा लार्ज वॉल्यूम जो है हैंडल जो कि किया गया इन सिस्टम्स के ज़रिए बनाता है इसको पर्टिनेंट और नेसेसरी के इन्वेस्ट किया जाए इक्विपमेंट और जॉब डिज़ाइन के अंदर। लेआउट जो है उनको अरेंज करना चाहिए ताकि बेस्ट यूज़ किया जा सके टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ का फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट दोनों की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट के अंदर लाइन जो है इनसे मुराद ये होता है कि जैसे कि प्रोडक्शन लाइन या फिर असेंबली लाइन डिपेंडिंग के जो टाइप है एक्टिविटी जो कि इन्वॉल्व है उसकी। अब एडवांटेजेस जो है प्रोडक्ट लेआउट की हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो हाई रेट ऑफ आउटपुट आता है, लो यूनिट कॉस्ट आती है, लेबर की स्पेशलाइजेशन आती है, लो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है, हाई यूटिलाइजेशन होना लेबर और इक्विपमेंट का। डिसएडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट लेआउट की हम बात करें तो ये क्रिएट करता है डल और रेपिटेटिव जॉब, ऐसी जॉब जो कि बार बार होती हैं।
और पुअरली स्किल्ड वर्कर जो है वो हो सकता है मेंटेन ना कर सके इक्विपमेंट या फिर जो क्वालिटी है आउटपुट ऑफ सर्विस की, और उसके अलावा फेयरली इनफ्लेक्सिबल होना जो चेंजेस इन वॉल्यूम है, और हाईली ससेप्टेबल होना कि शट डाउन किया जाए, और ज़रूरत होना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। अब ये कि यू शेप प्रोडक्शन लाइन, एक यू शेप प्रोडक्शन लाइन की हम बात करें सो स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन जो है अक्सर जो है वो ऐसे प्रैक्टिकल नहीं होते है क्योंकि स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से। सो यू शेप प्रोडक्शन लाइन जो है ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और रिक्वायर करता है अक्सर जो है वो हाफ द लेंथ, आधी जो है लेंथ जो है एक स्ट्रेट प्रोडक्शन लाइन की। और यू शेप लेआउट जो होते हैं वो एक मस्ट है टीम वर्क के लिए जहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी है। एडवांटेजेस जो है प्रोडक्शन प्रोसेस लेआउट में, ये जो है हैंडल कर सकता है वैरायटी जो है प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट की, और पार्टिकुलरली तौर पर वल्नरेबल नहीं है इक्विपमेंट फेलियर के लिए। इक्विपमेंट जो है यूज जो है वो लेस कॉस्टली है और पॉसिबल है कि यूज़ किया जाए इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स। डिसएडवांटेज जो है प्रोसेस लेआउट के उसमें ये कि इन प्रोसेस इन्वेंट्री कॉस्ट जो है हाई हो सकती है, चैलेंजिंग राउटिंग और स्केजुलिंग है, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रेट्स भी कम है, मटेरियल हैंडलिंग जो है स्लो और इनएफिशिएंट है, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है अक्सर रिड्यूस करता है स्पेन ऑफ सुपरविजन। सेलुलर लेआउट्स की अगर हम बात करते हैं तो सेलुलर लेआउट टेक्निक जो है वो रिफ्लेक्ट करता है एक रिलेटिवली तौर पर नया कॉन्सेप्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और ये जो है पाया गया है इमीडिएट एक्सेप्टेंस इसका पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी। सेलुलर प्रोडक्शन जो है लेआउट जिसके अंदर मशीन जो है उनको ग्रुप किया जाता है सेल के अंदर, जो कि प्रोसेस कर सकती है आइटम्स को जिनकी सिमिलर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। ग्रुप टेक्नोलॉजी की बात करें तो ग्रुपिंग जो होती है पार्ट्स फैमिलीज़ के अंदर आइटम्स की सिमिलर डिज़ाइन के साथ या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंपॉर्टेंट जो है लेआउट डिसीजन की अगर हम इसकी बात करें तो लेआउट डिसीजन रिक्वायर करता है सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है मनी की भी और एफर्ट की, और लेआउट डिसीजन में शामिल है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। लेआउट डिसीजन का जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है कॉस्ट के ऊपर और एफिशिएंसी के ऊपर शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस की। और जो नीड फॉर लेआउट डिसीजन है इसकी हम बात करें सो जो एक ऑपरेशन मैनेजर है उसको अवेयर होना चाहिए फैक्ट से कि जो नीड है एक प्रॉपर और इफेक्टिव लेआउट फैसिलिटी की वो हमेशा है, और अक्सर ये कहा जाता है कि अगर कोई फैसिलिटी नहीं है, इफ देयर इज नो फैसिलिटीज लेआउट प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, सो प्रॉब्ली तौर पे अनअवेयर हैं उसके ट्रू पोटेंशियल से। सो डिज़ाइन प्रोडक्ट लेआउट्स की बात करें जो कि लाइन बैलेंसिंग है, सो लाइन बैलेंसिंग जो है प्रोसेस होता है असाइन करने का टास्क जो है वर्क स्टेशंस को इस तरीके से कि वर्क स्टेशन के पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टाइम रिक्वायरमेंट्स। साइकिल टाइम की बात करें तो ये जो है वो मैक्सिमम टाइम जो कि अलाउड होता है हर वर्क स्टेशन के ऊपर कि वो कंप्लीट करे उसका जो सेट ऑफ टास्क है एक यूनिट के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।